लेक्चर आज तो बड़े क्लियरिटी आ रही है। तो टॉपिक है हम लोग का पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज एलसीआर सर्किट। देखिए पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट या सीरीज एलसीआर सर्किट। तो पावर का एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, P = VI। तो पावर जो है ना वो प्रोडक्ट होता है करंट का और पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल को अल्टरनेटिव में हम लोग यूज कर रहे हैं E से और करंट को I से यूज कर रहे हैं। तो एक छोटी सी जंक्शन भी हम लोग करेंगे कि जो करंट है उसका फेज डिफरेंस पोटेंशियल के साथ फाई है। ठीक, छोटी सी जंक्शन करेंगे। सो लिख लो, थोड़ा सा लिख लो। कंसीडर अ पोटेंशियल, consider a potential या अल्टरनेटिंग EMF, कंसीडर अल्टरनेटिंग EMF कर लो। कंसीडर अल्टरनेटिंग EMF E = E0 sin of omega t and current, alternating current I = I0 sin of omega t plus phi, where phi be the phase difference, where phi be the phase difference between EMF and current। ठीक है, ये छोटी सी जंक्शन हम लोगों ने की कि जो एलसीआर सर्किट पर EMF हम लोगों ने सप्लाई किया। एलसीआर सर्किट क्लियर है ना किस तरह का है? उस पर E = E0 sin of omega t और जो करंट है वो है I0 sin of omega t plus phi। phi की वैल्यू 0 भी हो सकती है और phi की कोई वैल्यू हो भी सकती है। ठीक है, phi क्या है? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस, तो phi इज द फेज डिफरेंस। तो इस करके मेन काम तो पावर कैलकुलेट करनी है और पावर आप लोगों को इंस्टेंटेनियस पावर और फिर एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी, सो इंस्टेंटेनियस पावर that PI will be equal to P = VI, आप लोगों को पता होगा, या EI भी बोल सकते हैं। और E की वैल्यू आप लोग पुट करें, दैट इज E0 sin of omega t और करंट की वैल्यू है I0 sin of omega t plus phi। तो जो PI है इंस्टेंटेनियस, देखो E0 I0 इकट्ठे कर दो। PI क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर है ना। PI क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर, किसी पर्टिकुलर टाइम की पावर है। इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम की। ठीक है, ये देखो इधर वही तो बता रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर PI। ये बन गया E0 I0 और क्या क्या आगे देखो sin of omega t and sin of omega t plus phi। So PI = E0 I0 sin of omega t और इधर आप लोगों को पता होगा sin A plus B का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग sin A plus B का। तो जो बेसिक सा फॉर्मूला है दैट इज sin of omega t आएगा और cos of phi प्लस cos of omega t sin phi। पता ना सबको ये फॉर्मूला बेसिक sin A plus B का, क्लियर है ना सबको? देन फिर इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? sin omega t को मल्टीप्लाई कर लो। सो P इंस्टेंटेनियस = E0 I0 sin omega t। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इस पॉइंट पर देखो ब्रैकेट के अंदर बनने वाला है sin स्क्वायर omega t cos of phi प्लस ये देखो sin omega t इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पहले इधर मल्टीप्लाई हुआ तो इस साइड मल्टीप्लाई होगा। ये बन गया sin of omega t cos of omega t sin phi। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला जिसको बताना हो उसके लिए मैं लिख देता हूं इधर, बिकॉज sin A plus B
इज इक्वल टू साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन बी। ठीक है, देन फिर आप लोगों का एक और फॉर्मूला इधर आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, राइट, तो ये अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो इधर एक फॉर्मूला और लग रहा है और वो है sin 2a का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 2 sin a cos ऑफ a। ठीक है जी, तो p इंस्टेंटेनियस क्या बन गया, p इंस्टेंटेनियस इज e नॉट i नॉट और ब्रैकेट में देखो तो ये है sin स्क्वायर ओमेगा t cos ऑफ phi प्लस sin 2a बन गई, देखो 2 sin a, ये a है सारा, और cos a, ये बन गया sin 2a। ओके, और नीचे आपका 2 आ गया और sin ऑफ phi आ गया। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अब बात आती है मेन कि ये तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया ये इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट की, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस पावर क्या हुई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के टाइम, लेकिन ओवरऑल हम लोगों को कैलकुलेट करनी होती है एवरेज पावर। तो जो एवरेज पावर है उसका एक फॉर्मूला याद रखना, एवरेज पावर, ठीक है, इसको डिनोट करोगे आप लोग पी एवरेज से। ये जो एवरेज पावर होती है, एवरेज आप लोगों को पता होगा कि सम डिवाइड बाय टोटल नंबर होता है, तो सेम वे से जो इंस्टेंटेनियस पावर है सम को इंटीग्रेशन से भी तो पता करते हैं हम लोग। इंटीग्रेट का मतलब भी जोड़ना ही होता है और प्लस का मतलब भी जोड़ना ही होता है। तो ये क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया और डिवाइड कर देना है फुल टाइम जितना लिया जा रहा है टी से। तो ये फॉर्मूला आप लोग माइंड में रखना कि जो एवरेज पावर है दैट इज इक्वल टू पी आई, इंस्टेंटेनियस पावर फ्रॉम 0 टू t फुल साइकिल डिवाइड बाय t। क्लियर है बात ये? ठीक है, तो p इंस्टेंटेनियस की वैल्यू देखो ये पड़ी हुई है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस p इंस्टेंटेनियस की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, p इंस्टेंटेनियस की जैसे आप लोग इंटीग्रेशन करोगे, रेंज लोगे 0 से t तक और उसको t से डिवाइड कर दोगे तो आपकी p एवरेज आ जाएगी। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें? p एवरेज की वैल्यू लग रहा है पता। सो p एवरेज देखो इधर ही थोड़ा वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट इज p एवरेज इज इक्वल टू 0 से t, और ये सारी इक्वेशन आने वाली है ये वाली, ठीक है, p एवरेज, ये देखो p इंस्टेंटेनियस की जगह तो आएगा e नॉट i नॉट, इससे तो कांस्टेंट नहीं, e नॉट i नॉट और ब्रैकेट स्टार्ट की तो ये आ गया तुम लोगों का sin स्क्वायर ओमेगा t cos ऑफ phi प्लस sin ऑफ 2 ओमेगा t sin ऑफ phi। और अच्छा, इंटीग्रेशन की एक और चीज देखो, 0 से t लिया जा रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू t इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, तो dt भी लिखना जरूरी है ना। तो ये बन गया आप लोगों का p एवरेज की वैल्यू, और एक और टर्म देखो डिवाइड बाय 2 भी आएगा, इसको 1/2 कर देता हूं इधर, और ये आप लोगों ने ब्रैकेट क्लोज करके लगा दी dt, और सारी टर्म को डिवाइड किया जाएगा t से। ठीक है जी, क्लियर हुई टर्म? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। देन मीन p एवरेज की इक्वेशन बन गई है, तो इसको ओवरऑल इक्वेशन मैंने 1 मान लिया, ठीक है, ये 1 माना होगा कहीं तो आप लोग 2 मान। अब इस पर देखने वाली बात क्या है कि t dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, रेंज भी 0 से t है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखोगे तो sin स्क्वायर ओमेगा t की होगी, ये तो कांस्टेंट है, और sin 2 ओमेगा t, ठीक है। तो इसी को मैं थोड़ा इजी वे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिले कि करना कैसे आगे क्वेश्चन। तो क्या लिख दिया, e नॉट i नॉट, देखो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t, 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t की होगी, dt लिख दिया, और इसके साथ में ये cos ऑफ phi, ठीक है, इंटीग्रेशन सिर्फ इसकी होगी। और आगे आप लोग देखो तो 1/2 इंटीग्रेशन फिर से होगी 0 से t, और किसकी होगी, साइन ऑफ 2 ओमेगा t dt, और साइन फाई आपका कांस्टेंट है, इसको अलग रखा जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लो और डिवाइड बाय t। इसमें किसी को डाउट नहीं आया, ठीक है। अब आप लोगों को इसको रहने तो इसको इक्वेशन बनवाओ, ठीक है, ज्यादा कर, इसको इक्वेशन बनवाओ।
एक बार कर लोगे तो फिर इक्वेशन 1 आप लोग अपने अकॉर्डिंग मान लोगे। अब मैं क्या करता हूँ, जो इंटीग्रेशन उसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर वैल्यूज इधर पुट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन कौन सी आपके पास, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ठीक है। एक इंटीग्रेशन ये पड़ी है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरी इंटीग्रेशन आप लोग देखोगे तो दूसरी इंटीग्रेशन पड़ी है साइन ऑफ 2 ओमेगा t और 0 से t dt। तो ये तो काफी इजी फंक्शन है साइन का। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस 2 ओमेगा t, और फिर इसका डेरिवेटिव किया जाता है सारे का और उसको डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज 2 ओमेगा, और रेंज ली जाती है 0 से t। डाउट तो नहीं आ रहा किसी? इस 2 ओमेगा को आउट ले लो, -1/2 ओमेगा आउट, देखना जरा, cos ऑफ 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t और t और 0 से t। बिल्कुल एक स्टेप बता रहा हूं। इससे नेक्स्ट क्या बन जाना, ये -1/2 एज इट इज, 1/2 ओमेगा एज इट इज, और t की वैल्यू इधर पुट करो तो क्या बनेगा, देखो cos ऑफ 2 पाई/t इनटू कैपिटल T माइनस cos ऑफ, देखो ये t 0 जैसे पुट करोगे सारा 0 बन गया, ये देखो t से t कैंसिल, तो क्या बचा -1/2 ओमेगा cos ऑफ 4 पाई माइनस cos 0। तो cos 0 क्या होता है, 1, राइट। cos 0 आप लोगों को होता है 1, तो ये 1 लिख दिया, और 4 पाई भी कहां पे आएगा, देखो 0 इधर, पाई इधर, 2 पाई इधर, 3 पाई इधर, 4 पाई इधर, तो जो 0 की वैल्यू होती है वो ही 4 पाई पे भी होती है, इस करके cos 4 पाई भी 1 ही होगा। 1 -1 0, और 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, so इट मींस इसकी इंटीग्रेशन होगी 0 पे। बात आ रही समझ? तो ये जो फंक्शन है प्लस के आगे जैसे मैं इधर 0 पुट करूंगा ये सारा ही 0 बन जाएगा। आ रही ना बात समझ? तो इस पे घबराने की बात नहीं, काफी इजी काम हो चुका है। अब बात आती है मेनली साइन स्क्वायर की फंक्शन को सॉल्व करने। इसको कर लेते हैं, हाँ इसको साइड में आप लोग लिखते रहो, ठीक है, ये 0 बन गया। लेकिन जो साइन स्क्वायर का फंक्शन है इसको देखो जरा, और ये मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर के फंक्शन की इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर के फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो देखो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे अभी मैंने पूछा था तो बोला कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, ये बोला ना। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो तुम स्क्वायर को रिमूव नहीं कर पा रहे हो, फॉर्मूला तो है ये कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन दिक्कत जो प्रॉब्लम थी वो एज इट इज ही बनी, स्क्वायर का स्क्वायर आया, तो ये फार्मूला यूज नहीं करना है। तो आप लोगों को मैं फार्मूला बता रहा हूं, 3 फार्मूले हैं, वो फार्मूला जरा अच्छे से सुनना। उसमें पहला फार्मूला आता है cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसी फार्मूले को मैं लिख सकता हूं एक और इसका, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका एक और फार्मूला है दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब अगर आपका क्वेश्चन आ गया है साइन स्क्वायर की फॉर्म में, देखो इधर पड़ा, ठीक है, तो आप लोगों ने इधर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर cos स्क्वायर केस में होगा तो इधर से सॉल्व कर लेना, अगर इधर से सॉल्व करना होगा तो इसको लेकर आ जाता हूं इस साइड, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और इस 2 को फिर मैं डिवीजन पे भी ले जा सकता हूं, हाँ समझ आ रही ना बातें? यस सर। तो ये मैं फॉर्मूला यूज करूंगा जब भी sin स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करनी होगी, तो आप लोग फॉर्मूला याद रखना 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2। मैं थोड़ा ज्यादा ही बता दिया है कि कैसे कैसे, अगर आपका cos स्क्वायर का फंक्शन होगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 होता है। मैथ्स में काम आनी है बातें, और तो क्या। तो इस करके मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा इंटीग्रेशन के लिए। समझ आपको आ गया होगा कि क्यों फॉर्मूला लगा रहे हैं, ताकि पावर आपकी कम हो जाए। तो इस पर जैसे ही फॉर्मूला लगा तो 0 से t बन गया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या बना 1 माइनस cos, देखो थीटा का डबल होता है तो ओमेगा t का भी डबल होगा, दैट इज 2 ओमेगा t ओवर 2, और ये बन गया dt। इसको अलग अलग कर लो फंक्शन को, देखो 1 ओवर 2 dt, रेंज 0 से t, और अगला गया माइनस 0 से t cos ऑफ 2 ओमेगा t ओवर 2 dt। बोलिए लेना बातें। अच्छा उससे नेक्स्ट क्या बन गया 1 ओवर 2 dt की इंटीग्रेशन t 0 से t, मनीष को लग रहा पता, 1 ओवर 2 cos की इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t, और 2 ओमेगा भी आएगा, ठीक है, और 0 से t, ठीक है। तो अगर इधर पुट करूंगा मैं रेंज, तो 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर, और ये बन गया 1 ओवर 2 इंटू 2 4
और ओमेगा का ओमेगा वैल्यूज पुट करते हैं। साइन ऑफ 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी, अपर लिमिट पुट की कैपिटल टी, माइनस साइन लोअर लिमिट पुट करो तो ये सारा ही जीरो बन जाएगा। डाउट तो नहीं आ रहा है? तो ये क्या बन गया देखो t बाई 2, t माइनस जीरो इज t, और 2 तो पहले से पड़ा है, ये बन गया 1/4 ओमेगा, और इधर देखो t से t, और ये बन गया साइन 0 और साइन 4 पाई। अभी आपको पता है जो वैल्यू 0 पे होती है वो ही 4 पे भी होती है, तो इस करके ये वैल्यू आप लोग देखो, ये तो बन गया t बाई 2, और ये बन गया 1/4 ओमेगा, और ये साइन 4 पाई भी 0, साइन 0 भी 0, 0 माइनस 0 0, 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारा ही 0 बन गया। तो फाइनल जो इंटीग्रेशन मिली इसकी वो नहीं t बाई 2। डाउट तो नहीं इस पे? तो ये आप लोगों का फंक्शन मैंने सॉल्व कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है t बाई 2 इंटीग्रेशन की। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t dt इंटीग्रल पार्ट एंड दिस फंक्शन इन इक्वेशन 1, and then we will get the value of p average। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को p average की वैल्यू मिलेगी। इससे नेक्स्ट सिर्फ हम लोगों को ये वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 पे। ये थी इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेशन हम लोगों ने सॉल्व कर ली है, रिजल्ट मैंने लिख ली है, तो आप लोग इस पे पुट करें। तो p average क्या बनेगी, पुट वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन 1 और इसकी वैल्यू इधर, इसकी इधर पुट करो, इसकी आप लोगों ने इधर पुट करनी। आंसर देखो क्या बना, E नॉट I नॉट डिवाइड बाई टी, ब्रैकेट स्टार्ट, इसकी वैल्यू क्या आ गई t बाई 2 और cos ऑफ 5, और इससे आगे तो 0 था, तो इस प्लस के आगे तो सारा 0 बन गया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। t से देखो t कैंसिल आउट। अब बातें सुन लो जरा, अब आने वाली काम की बातें। ये बन गया E नॉट I नॉट ओवर 2 cos ऑफ 5। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में कि E नॉट ओवर रूट 2 और I नॉट ओवर रूट 2 cos ऑफ 5। ये जो I नॉट ओवर रूट 2 था आपने पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होता है, सो दिस इज इक्वल टू IRMS। ठीक है, और ये आप लोगों का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है या EMF है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ERMS। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं आ रही, पढ़ा हुआ है। सो P एवरेज क्या बन गया, P एवरेज इज इक्वल टू ERMS IRMS cos ऑफ 5। इस पर P एवरेज इज नोन एज ट्रू पावर, ये टर्म जरा अच्छे से याद रखना, ट्रू पावर। ठीक है, और ERMS IRMS आर नोन एज apparent पावर, apparent पावर और वर्चुअल पावर, एंड cos ऑफ 5 इज नोन एज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो आपसे ना पूछी जाती है बातें कि वर्चुअल पावर क्या होती है या apparent पावर क्या होती है। सो apparent पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ ERMS एंड IRMS, क्योंकि E और I का प्रोडक्ट पावर ही होती है, तो ERMS और IRMS का जो पावर है उसका नाम है apparent पावर या वर्चुअल पावर। ये सारी जो वैल्यू मिली उसको बोलते हैं ट्रू पावर। cos ऑफ I जो है दैट इज पावर फैक्टर है। सो पावर फैक्टर के अंदर से एक फॉर्मूला भी बन गया कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू P एवरेज ओवर ERMS IRMS। ठीक है, देख रहा ना बता, या पावर फैक्टर इज द रेशो ऑफ ट्रू पावर अपॉन द वर्चुअल पावर और एपरेंट पावर। छोटी छोटी बातें हैं, माइंड में रखना। अब बात करते हैं कि अगर सर्किट पर, ठीक है, अगर सर्किट पर सर्किट हैव ओनली रेजिस्टर, ठीक है, ऐसा सर्किट है जिस पर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगा है, LCR सर्किट है ना, इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर लगा, सिर्फ रेजिस्टर लगा है। अगर रेजिस्टर लगा होगा तो फेज डिफरेंस आप लोगों को पता है 0 होता है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस विल बी 0, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है इन केस ऑफ रेजिस्टर। तो फाई की वैल्यू 0 क्योंकि फाई फेज डिफरेंस था। तो P एवरेज जो चला गया, P एवरेज दैट इज इक्वल टू ERMS IRMS
बिकॉज कॉस ऑफ जीरो जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो कॉस जीरो पुट करोगे 1 के इक्वल, तो पी एवरेज इज इक्वल टू दिस मच, विच मींस ट्रू पावर इज इक्वल टू अपरेंट पावर, ठीक है, ट्रू पावर इज इक्वल टू अपरेंट पावर। याद रखना, इन केस ऑफ रेजिस्टर द ट्रू पावर विल बी इक्वल टू अपरेंट पावर। पर कैपेसिटर के केस में, सर्किट हैव कैपेसिटर, अगर सर्किट के पास कैपेसिटर है तो क्या होगा, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, बोलो, फाई की वैल्यू π/2, फेज डिफरेंस होता है π/2, और अगर π/2 गया तो पी एवरेज कितनी चलेगी, 0, क्योंकि cos फाई की वैल्यू cos π/2 डालोगे, और cos π/2 आपको पता है 90 डिग्री पे 0 होता है, तो ये 0 गया तो सारा मल्टीप्लाई किया 0 से, तो पी एवरेज के लिए 0 चलेगी। सो इट मींस फॉर कैपेसिटिव सर्किट द ट्रू पावर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और रेजिस्टिव सर्किट जो इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, नंबर 3 आप लोग ले लो इंडक्टर के केस में, जो आपका इंडक्टर होता है ना, अगर सर्किट पर इंडक्टर ही लगा होगा तो फाई की वैल्यू फिर से कितनी होगी, π/2, और सेम वे 0 पावर। तो इंडक्टर के केस में भी फेज डिफरेंस π/2 है, इस करके आप लोग π/2 डालोगे, सारा ये 0 बनेगा, और पी एवरेज की वैल्यू 0 आएगी इन केस ऑफ इंडक्टर। क्लियर है? तो इंडक्टर के केस में भी आप लोगों की ये जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं आ रहा आप लोगों को? क्लियर हो रही है बातें सारी? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको माइंड पे रखो। इसी का पार्ट है ना, पावर कंज्यूम्ड में ही ये पार्ट है, ऐसा नहीं कि अलग से आएगा। बार्टलेस एंड बार्टफुल करंट क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग एक डायग्राम देखो पहले, कि मान लो IRMS मेरा इस तरह, ठीक है, और ये मेरी आ गई y एक्सिस, IRMS इस तरफ है, और VRMS और IRMS के बीच में फेज डिफरेंस फाई का है, ये हम लोगों की अजम्पशन है, ठीक है। सो ERMS इज टुवर्ड्स दिस साइड, तो फेज डिफरेंस फाई, ठीक है। सो ये छोटी सी अजम्पशन थी कि लेट फाई बी द फेज डिफरेंस between ERMS and IRMS, तो फाई इज द फेज डिफरेंस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, IRMS के कंपोनेंट बनाएंगे, तो IRMS का फेज फाई की तरफ जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी IRMS cos ऑफ फाई। सबको पता है फाई की तरफ ऐसा कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा इस डायरेक्शन में, इसके 90 डिग्री, और वो क्या होगा, IRMS sin फाई, ठीक है, IRMS sin फाई। अब मैं आप लोगों को ये बोलूं कि पावर कंज्यूम्ड कैलकुलेट करो ड्यू टू IRMS cos फाई कंपोनेंट, तो देखना जरा इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पावर कंज्यूम्ड ड्यू टू IRMS cos ऑफ फाई कंपोनेंट ऑफ करंट, ठीक है, पावर कंज्यूम ड्यू टू द IRMS cos फाई कंपोनेंट ऑफ करंट। तो P एवरेज जो होता है, हम लोगों ने भी स्टडी किया है, P एवरेज किसके इक्वल होता है, थोड़ा साइड में देख लो, P एवरेज किसके इक्वल होता है, ERMS, राइट, IRMS cos ऑफ फाई, पता नहीं सबको, अभी किया, तो P एवरेज किसके इक्वल आने वाला है, ERMS, लेकिन करंट इधर देखो IRMS आता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं पावर कंज्यूम्ड ड्यू टू IRMS cos फाई कंपोनेंट ऑफ IRMS, मतलब सिर्फ कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो करंट की जगह पे क्या आने वाला है, IRMS cos फाई, हाँ यही आएगा ना, IRMS करंट है, तो ये तो करंट की बात है, लेकिन मैं इधर बात कर रहा हूं कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट क्या है, IRMS cos फाई, तो फॉर्मूले पे IRMS cos फाई आएगा और ये cos फाई अलग से आएगा,
अब एक बात और इस पर देखना कि जो फाई है, ये फाई क्या है? फाई हम लोगों का फेज डिफरेंस था ई और आई के बीच में, ये ई और आई के बीच में। लेकिन इधर जो फाई आएगा वो फेज डिफरेंस किसका होगा? ई आर एम एस और आई आर एम एस कोस फाई के बीच में। तो ई आर एम एस भी इस तरफ है, आई आर एम एस कोस फाई भी इस तरफ है, तो ये होने वाला है 0। इस पे किसी को डाउट तो नहीं आया? हाँ, 0 क्यों लिया मैंने? सो पी एवरेज विल बी इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू बन, हाँ, और ये बन गया आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात देखना, पावर कंज्यूम्ड ड्यू टू आई आर एम एस साइन फाई कंपोनेंट ऑफ करंट। सो इधर आप लोग जरा गौर करना, थोड़ा देखना। तो P एवरेज जो होगी इस बार वो होगी E आर एम एस और I आर एम एस साइन फाई और कॉस ऑफ कितने डिग्री होगा? दोनों के बीच में 90 डिग्री, और कॉस 90 0 से मल्टीप्लाई किया सारा 0। तो पावर जो कंज्यूम होती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनना। जो पावर कंज्यूम होती है सर्किट पर ड्यू टू आई आर एम एस साइन फाई कंपोनेंट ऑफ करंट, दैट पावर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती है। और तो इसको बोलते हैं बार्टलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बार्टलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। कौन सा कंपोनेंट? आई आर एम एस साइन फाई। बात आ नहीं समझ? तो आप लोग लिख सकते हो कि एज पावर कंज्यूम्ड ड्यू टू आई आर एम एस साइन फाई कंपोनेंट is 0 in the circuit, so IRMS sin phi is known as Bartlett's component of current. और Bartlett's component of current की एक और डेफिनेशन बन जाती है, the component of the current due to which power consumed is 0 is known as Bartlett's. While देखो इस केस में कुछ पावर कंज्यूम हुई है, इसको बोलते हैं बार्टफुल कंपोनेंट। ओके, बार्टफुल कंपोनेंट, बार्टफुल कंपोनेंट। बार्टफुल कंपोनेंट क्या है? आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई। तो आप लोग लिख सकते हो कि बार्टफुल कंपोनेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट ड्यू टू विच पावर इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट। सो आई आर एम एस कॉस फाई इज बार्टफुल कंपोनेंट ऑफ करंट एंड आई आर एम एस साइन फाई इज बार्टलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है।